जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे नु जी, की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਬੱਚਾ कह रहा है बहुत ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ सर की हाल चाल? आपका एकदम ਵਧੀਆ जी। तो फाइनली 8वीं बार मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। 7 बार तो मैं लाइव आया था, पता नहीं 20-20 30-30 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, वो नेट ही नहीं, मतलब ड्रॉप फ्रेम लिखा हुआ आ रहा है। ड्रॉप फ्रेम का मतलब मेरे ख्याल से नेट सही नहीं चल रहा है, इट मीन्स मतलब फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं कुछ, तो वो लाइव आ ही नहीं पा रहा। हर 30 सेकंड के बाद एक नवजोत और एक बच्चा हो रहा है, बस मैसेज कर रहे थे और फिर मैं गायब हो रहा था। ठीक है, तो मेरे को ये था कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो सर, क्योंकि रात का देखो टाइम स्पेशली मैंने आपके लिए रखा है अपनी पूरी प्रोफेशनल की फैमिली के लिए, तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आपका रिवीजन कम से कम हो जाए जी। तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा जी, ठीक है जी। तो ट्रांसफर प्राइसिंग आज हम खत्म करेंगे। कल हमारे कुछ टॉपिक खत्म हो गए थे टीपी के, आज जो बैलेंस टॉपिक होंगे उसके टीपी के आज वो हम खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर अगला सेशन जो होगा उसमें हम करेंगे गार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जब रात को 10 बजे मिलेंगे उसमें हम करेंगे गार, और होपफुली वो मैं लाइव ही लूँ, क्योंकि लाइव का एक सर देखो ऑब्वियस सी बात है, एक अलग मजा है। बना देखो पढ़ने वाले बच्चों के लिए दोनों बराबर है, पढ़ना है तो समझना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब सेशन स्टार्ट फटाफट से कर लेते हैं जी। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से टीपी के ना हमने ये वाले प्रोविजन सारे कंप्लीट कर लिए थे। एक बार चेक करते हैं कौन कौन से सेक्शन हमारे टीपी के वैसे एक्चुअल में हो चुके थे, एक बार देखते हैं जी वो। इधर देखो जी, 90 to 1 मेरे ख्याल से हमारा पूरा हो गया था जी। उसके बाद 90 to 3 हमने पूरा कर लिया, 90 to A हमने कर लिया था, 90 to B1 हो गया, 90 to B2 हो गया था जी, 90 to C1 हो गया था, और ये 90 to C हमने बल्कि स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से C हमने अभी स्टार्ट किया था। तो जो बैलेंस टॉपिक है आज हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और ये फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक हमने ये समझ लिया भाई टीपी का लो कब लगता है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, ALP निकालनी होती है। अब ALP किस तरह से निकालते हैं उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, तो आज हम सबसे पहले वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 90 to C। अब एक बार मैं 90 to C की बात करता हूँ ना सर, तो याद करो 90 to C के अंदर मैंने कल भी कहा था कि ALP निकालने के टोटल आपके 6 मेथड होते हैं। उन 6 में से जो भी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको यूज करके हम ALP निकालेंगे जी। ये बात क्लियर है जी। अब मेथड कौन कौन से होंगे, उसके नाम कौन कौन से थे? एक तो हमारा कप मेथड था जी, फिर हमारा रिसेल प्राइस मेथड था, फिर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड था जी, फिर आपका कप मेथड हो गया, रिसेल प्राइस हो गया जी, उसके बाद कॉस्ट प्लस मेथड हो गया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड हो गया, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड हो गया, और लास्ट में सच अदर मेथड एज में भी प्रिस्क्राइब। अब इनमें से जो भी आपका बेस्ट मेथड होगा ना उसको यूज करके आप ALP निकाल दोगे। अच्छा, अब इन 6 में से बेस्ट मेथड कौन सा है वो कैसे पता लगेगा? हमें ट्रांजैक्शन की नेचर देखनी पड़ेगी, हमें क्लास ऑफ पर्सन देखने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा परचेज की ट्रांजैक्शन है, सेल की है, हमें देखना पड़ेगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कितनी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसको देखने के बाद ही ये डिसाइड होगा बेस्ट मेथड कौन सा है। बट प्रैक्टिकली मैंने कहा था कि बेस्ट मेथड कौन सा काम करता है, कप मेथड, और नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन भी हमारे कप मेथड के बनते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कप मेथड के बने हैं, एक दो बार रीसेल प्राइस मेथड के भी बने हैं जी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो वैसे हम करेंगे स्टूडेंट दरबार में जी। ठीक है, बट एक दो बच्चे के डाउट थे कि सर क्वेश्चन एक दो साथ में करवा देना ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो जितने भी क्वेश्चन पास्ट ईयर के आए हैं कोशिश करेंगे आज की क्लास में मैं कंप्लीट ही करा दूं। बट ये मत सोचना स्टूडेंट दरबार में नहीं होंगे, उसमें होंगे, उसमें एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। बाकी देखते हैं रिवीजन में कितना टाइम लगेगा जी। अब देखो ये 6 मेथड हैं, 6 में से कोई भी एक मेथड यूज कर लोगे, उसको यूज करके आप ALP निकाल दोगे। ये तो हमारा 90 to C1 है। फिर 90 to C2 ये बात कहता है कि जो भी आप मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड यूज करोगे उससे जो भी आपकी ALP आएगी, अगर वो ALP लेस देन 6 आ रही है, अगर वो ALP आपकी 6 से कम आ रही है फिर तो कुछ नहीं करना, फिर आपको अर्थमेटिकल मीन लेना है। देखो जी ALP है, अगर लेस देन 6 आ रही है या 6 और मोर आ रही है जी। अब अगर लेस देन 6 आ रही है तो क्या करेंगे, ALP 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो आपका एवरेज ALP जो होगा उसके बेस पे कैलकुलेट कर लो।
अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जो तुम्हारी एवरेज एएलपी आ रही है और जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस वेरिएशन अगर 3% तक है, मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, मान लो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना वो 1000 पे है जी, ठीक है, और मेरी एवरेज एएलपी निकल के आ रही है 1020 रुपये। तो वैसे हमने क्या पढ़ा भाई, एएलपी अगर 1020 रुपये तो 20 रुपये इंडियन की इनकम में ऐड बैक करने पड़ेंगे, बट गवर्नमेंट कह रही नहीं इस केस के अंदर मत करना क्योंकि तुम्हारा डिफरेंस 3% तक है। अब ये 3% कैसे जी, अगर मैं 1000 का 3% निकालूंगा तो 30 रुपये निकल के आएगा। तो मतलब मेरी एक रेंज बन गई, रेंज क्या बन गई 1000 से 1030, मतलब अगर मेरा एएलपी इस रेंज के बीच में होगा ना तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एएलपी मान ली जाएगी। बस ये बात ध्यान देना जी, ये बात क्लियर हो गई जी। देखो यहाँ पे वही बात लिखी है, अगर वेरिएशन 3% तक है तो उसी को आप एएलपी बनाओगे, और अगर 3% से ज्यादा होगी फिर जो तुमने एएलपी कैलकुलेट की होगी उसके बेस पे ही कैलकुलेशन करेंगे। ये बात हमने यहाँ पे समझा था, बट ये बातें ना आपको तब करनी है अगर आपकी एएलपी लेस देन 6 आ रही है। जो मुझे उम्मीद है अगर मैं एग्जामिनर होता, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनाता, रूल नंबर 10 सीए का जो हमने क्लास में किया था, मुझे बहुत बढ़िया लगता है सर। सीए फाइनल के एग्जाम के अंदर भी कई बार बना है, अब मुझे नहीं पता सीएस प्रोफेशनल में क्यों नहीं बना रहे भाई, या तो उनको डर है कि कोई बच्चा करके नहीं आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा सर सही में, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आना चाहिए। बट कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे जी, एग्जाम में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर एएलपी 6 और मोर होगी ना उस केस में एवरेज एएलपी नहीं आएगा, उस केस में ना रूल नंबर 10 सीए एप्लीकेबल होगा। और रूल नंबर 10 सीए कहता है जितने तुम्हारे एएलपी हैं, चाहे वो 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, जो भी हैं, उसको सबसे पहले तुम क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। याद करो मैंने क्लास के अंदर बताया था जी, जितने भी आपके एएलपी होंगे सबसे पहला काम क्या होगा, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आप एक रेंज बनाओगे 35% से लेके 65% तक, मतलब रेंज हमारी स्टार्ट होगी 35% से, खत्म होगी 65% पे। अब ये 35% कैसे निकलेगी, जितनी भी तुम्हारी डेटा सेट में एंट्री होंगी, मतलब जो भी तुम्हारे टोटल एएलपी होंगे, फॉर एग्जांपल 25 हैं, 30 हैं, 20 हैं, उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ना एक नंबर आ जाएगा। नंबर का मतलब क्या है, जैसे मान लो 20 हैं टोटल एएलपी, उसको 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 7 आ गया, एक नंबर आ गया ना। ऐसे अगर मैं 20 को 65 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया, 13 आ गया, मतलब एक नंबर आ गया। तो गवर्नमेंट करिए अब जो तुम्हारा ये नंबर निकल के आया, अब जो तुम्हारा ये नंबर निकल के आया, अगर ये नंबर फ्रैक्शन में है तो फिर तो ट्रीटमेंट अलग करेंगे, अगर ये नंबर होल नंबर है फिर ट्रीटमेंट करेंगे अलग। अच्छा, अगर ये नंबर फ्रैक्शन में है तो फिर हम क्या करेंगे, देखो जी, जो वैल्यू नेक्स्ट हायर के सामने होगी वो वैल्यू जो होगी वो 35% और 65% बन जाएगी। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, जैसे मान लो 6.5 आ गया जी, 7.5 आ गया जी, 8.5 वगैरह, ये तो हो गया फ्रैक्शन। और होल नंबर का मतलब क्या आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी अगर नंबर आ गया तो वो तो होल नंबर आ गया जी। अब हमें एक रेंज बनानी है, रेंज स्टार्ट कहां से होगी 35, खत्म कहां भी होगी 65% पे। अब गवर्नमेंट कह रही है जो तुम्हारा नंबर आया अगर वो फ्रैक्शनल है तो फिर अगले हायर के सामने, मतलब अगर मेरा 6.5 आया है तो 7 के सामने की जो वैल्यू होगी ना वो तुम्हारा 35% होगा जी, वो तुम्हारा 35% होगा। ऐसे जब तुमने 65% निकाला होगा, वो जो नंबर आया उसके नेक्स्ट हायर के सामने जो तुम्हारी वैल्यू होगी वो तुम्हारा 65 होगा जी। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो मेरा फ्रैक्शनल में नहीं है, होल नंबर है, तो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारा होल नंबर है तो उस नंबर के सामने की वैल्यू, बोलो 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 बोलो, और उसके अगले नंबर के सामने की वैल्यू का एवरेज जो आप लोगे उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। नवजोत आप सही बोल रहे हैं, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं हैगी। बच्चा कह रहा है कोई दिक्कत नहीं हैगी सर, आगे बढ़ो। तो देखो यहाँ पे जी, अगर आपका होल नंबर है तो जो वैल्यू उस नंबर के सामने होगी और उसके नेक्स्ट हाई के सामने होगी, उन दोनों का एवरेज जो होगा वो 35 और 65 बन जाएगा। अब जब मेरी एक रेंज निकल के आ गई, 35% और 65%, जब मेरी एक रेंज निकल के आ गई, तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, अब जो तेरी रेंज निकल के आई ना, अगर तेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में आ रही है, जैसे अगर लेस देन एएलपी, मतलब अगर एएलपी लेस देन 6 थे, तो फिर तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वेरिएशन जो अलाउड करेंगे वो अलाउड करेंगे 3% तक। ऐसे ही गवर्नमेंट अब यहाँ पे ना एक रेंज बना रही है, रेंज क्या है 35 से लेके 65। तो अगर तुम्हारा एएलपी, अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू उस रेंज के बीच में आ गई
तो फिर तो गवर्नमेंट कह रही है जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी ना उसी को एएलपी बना देंगे। और अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू उस रेंज के बीच में नहीं आई तो फिर भैया सिंपल सी बात है जी, फिर जो तुमने एएलपी निकाला है, जो तुम्हारा एएलपी निकल के आएगा, सॉरी उस केस में लेंगे मीडियन, याद आ गया, उस केस में लेंगे मीडियन। बच्चा कह रहा है देख लो सर ऐसा होता है, हम आपको याद करवाते हैं, आप तो फ्लो के अंदर बह गए थे, ऐसे कैसे नालायक की तरह, देखो ध्यान से। अब आगे देखो जी, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेंज स्टार्टिंग करेंगे 35 से, एंडिंग करेंगे 65 पे। अगर देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के आउटसाइड है, फिर निकालेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो भी तुम्हारी डेटा सेट में जो टोटल एंट्री होंगी उसका 50%। अब देखो अगर मेरी टोटल एंट्री 20 है, उसका 50% निकालूंगा तो कितना आ गया, 10 आ गया ना। अब ये भी एक नंबर आ गया जी, अब ये भी एक नंबर आ गया। अब अगर ये नंबर आ गया फिर वही बात होगी, ये फ्रैक्शनल में है, ये होल नंबर है। अब अगर ये नंबर फ्रैक्शनल है जी, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर ये नंबर फ्रैक्शनल है तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए जो नेक्स्ट हायर के सामने वैल्यू होगी वो तुम्हारी एएलपी बन जाएगी। और अगर ये होल नंबर है तो फिर उस नंबर के सामने की वैल्यू और उससे हायर के अगले वाले के सामने की वैल्यू, उसका जो एवरेज होगा ना फिर वो तुम्हारी एएलपी बन जाएगी। बस ये बात ध्यान देना, एक बार दोबारा समझ लो सर। रूल नंबर 10 CA मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए इस बार के एग्जाम में, पक्का आना चाहिए 5 नंबर का कम से कम। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर होपफुली आपको पता होगा क्या होता है जी। असेंडिंग ऑर्डर में आप निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे, रेंज बनाओगे 35 65 की। कैसे बनाओगे, जितनी तुम्हारी टोटल एएलपी है उसको 35 से मल्टीप्लाई करो, 65 से मल्टीप्लाई करो। जो तुम्हारा नंबर आएगा अगर वो फ्रैक्शन में है तो नेक्स्ट हायर के सामने की वैल्यू से एक रेंज बना लो, और अगर तुम्हारा वो होल नंबर है तो उसके सामने की वैल्यू प्लस में उससे अगले के सामने की वैल्यू का एवरेज लेके तुम एक रेंज बना लो। अब जो रेंज हमारी एक निकल के आ गई 35 और 65 के, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू उसके बीच में आ रही है फिर तो वही एएलपी बन जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू उसके बीच में नहीं आ रही, उसके आउटसाइड आ रही है, फिर गवर्नमेंट कहती है भाई साहब फिर निकालो मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, जो तुम्हारी टोटल एंट्री हो उसका 50% निकाल लोगे, फिर वो एक नंबर आएगा। अगर फ्रैक्शन में है तो नेक्स्ट हायर के सामने की वैल्यू तुम्हारी एएलपी बनेगी, और अगर होल नंबर है तो वो प्लस में उसके अगले का जो एवरेज होगा ना फिर वो तुम्हारी एएलपी बनेगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो जी, इस तरह का हमने क्वेश्चन क्लास में किया था जी। अब ये आपका एग्जाम में एग्जाम्पल है, ये आपको 10 एएलपी मैंने क्लास में दी थी। एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 रुपये की थी, एक्सपोर्ट वाला केस था, मैंने कहा था एएलपी निकाल दो। तो आपने क्लास में क्वेश्चन मुझे करके दिखाते, देखो पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, आपने फिर एक रेंज बनाई थी। अब देखो 3.5 और 6.5 आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो अगर 3.5 है तो उसके सामने क्या आ गया 4, तो 108 आ गया जी। ऐसे 6.5 उसके सामने क्या आ गया 7, तो फिर क्या गया 1114। तो मतलब ये एक रेंज हो गई 108 से लेकर 114 तक की। अब अगर ये है तो मेरी एएलपी कितनी है 100, मेरी सॉरी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है 100। तो क्या इसके बीच में है, नहीं आउटसाइड है, क्योंकि सर आप चेक करो ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 है ना, इस रेंज के बीच में नहीं आ रही। तो अगर रेंज के बीच में नहीं आ रही तो मतलब क्या करना पड़ेगा, एएलपी निकालनी पड़ेगी। फिर क्या निकालेंगे मीडियन। तो अगर 10 है तो उसका 50 कितना गया 5, तो 5 के सामने क्या 110, 6 के सामने 112, एवरेज कितना गया 111 रुपये। तो ये एएलपी आएगी, मतलब 11 रुपये मुझे इनकम में ऐड बैक करने पड़ेंगे। बताओ इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है जी, और पता नहीं एग्जामिनर क्यों नहीं दे रहा। अब बच्चा कह रहा है सर वो आसान है तभी नहीं दे रहा ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बताओ कप मेथड वाले इतने गिरे गिरे क्वेश्चन दे रखे हैं जो बिल्कुल आसान है, ये क्यों नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा जी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते जी, बट ये ध्यान रखना ये रूल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है, ये तो हो गया जी रूल नंबर 10 सी। अब कप मेथड से एएलपी कैसे निकालते हैं जी, वही सिंपल सी बात, अनरिलेटेड प्राइस, अनरिलेटेड पार्टी से जो प्राइस आपने चार्ज किया होगा वो प्राइस बेस प्राइस बन जाएगा। उसमें फिर ऐड और लेस की एडजस्टमेंट करेंगे, जो फंक्शनल डिफरेंस होंगे उसके बाद तुम्हारा एएलपी निकल के आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है, जो भी आपने प्राइस चार्ज किया होगा अनरिलेटेड पार्टी से, फिर जो आपने सिमिलर ट्रांजैक्शन में ग्रोस प्रॉफिट कमाया होगा उसको यहां से हम कर देंगे माइनस। माइनस कर देंगे जी। फिर जो ये तुम्हारा प्राइस निकल के आएगा इसमें जो तुम्हारे फंक्शनल डिफरेंस होंगे, जो भी तुम्हारे खर्चे होंगे ना उसको तुम यहां से माइनस कर दोगे जी, और फिर तुम्हारा एएलपी निकल के आ जाएगा। अच्छा आप देखना कप मेथड तो ना नॉर्मली हर केस में एप्लीकेबल होता है, बट रिसेल मेथड एप्लीकेबल कब होगा, देखो उन्होंने क्या बोला है, नॉर्मली रिसेल प्राइस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम एसोसिएटेड और सोल्ड टू अनरिलेटेड।
मतलब अगर मैंने रिलेटेड पार्टी से परचेज करके अनरिलेटेड पार्टी को सेल किया होगा ना, उस केस में लगेगा रीसेल प्राइस मेथड जी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अगला मेथड आ रहा है जी कॉस्ट प्लस मेथड। उसमें क्या जी, देखो जी, पहले उसमें कॉस्ट निकालनी है। उसमें क्या करना है जी, पहले कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी कॉस्ट होगी उसमें क्या करोगे आप, ग्रोस मार्जिन जोड़ दोगे। ऑब्वियस बात है, कॉस्ट से मुझे प्राइस पर आना है ना, तो मैं कॉस्ट में क्या जोड़ूंगा जी, ग्रोस मार्जिन जोड़ूंगा। और फिर जो भी आपके फंक्शनल डिफरेंस होंगे उसको एडजस्ट करने के बाद आपकी एएलपी आ जाएगी। इस तरह से निकालते हैं। नॉर्मली हमारे एग्जाम में आज तक क्वेश्चन या तो बना है कप मेथड का, या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है रिसेल प्राइस मेथड का जी। कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड आज तक हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन बना नहीं है, और बनने के चांसेस भी बहुत कम है जी। ठीक है, बट है बिल्कुल सिंपल। टोटल कॉस्ट निकालोगे, उसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे, और जो फंक्शनल डिफरेंस होंगे उसको एडलेस करने के बाद आपकी एएलपी निकल के आ जाएगी। अब ये मेथड लगता कब है, देखो जी, नॉर्मली कॉस्ट प्लस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सोल्ड एसोसिएट टू अदर। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो किसी अनरिलेटेड पार्टी को सेल कर रही है, उस केस में क्या लगेगा, नॉर्मली कॉस्ट प्लस मेथड लगेगा जी। अगला फिर है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जी। अब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का मतलब क्या है कि जितनी आपकी कॉस्ट इंकर्ड बाय एसएससी, मतलब जो भी आपने कॉस्ट इंकर की होगी उसमें आप जोड़ दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच एंटर, मतलब उस एंटरप्राइज का जो भी प्रॉफिट में शेयर होगा वो जोड़ने के बाद आपकी एएलपी आ जाएगी। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल इतना होता नहीं है, प्रैक्टिकल कभी लाइफ में होता ही नहीं है, बट गवर्नमेंट ने एक मेथड दिया हुआ है कि हाँ भाई इस मेथड को फॉलो करके भी तुम एएलपी कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर एक लास्ट मेथड है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इसमें नॉर्मली हम देखते हैं सेम इंडस्ट्री ने कितने का यह सामान बेचा है, तो सेम इंडस्ट्री ने जितने का सामान बेचा होगा ना उसके बेस पे ही अपनी एएलपी ले लेते हैं जी। प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी इतना एप्लीकेबल नहीं होता। तो मेनली 3 मेथड वैसे हैं, कप मेथड, रीसेल प्राइस और कॉस्ट प्लस मेथड, बट एप्लीकेबल जो हमारे एग्जाम के लिए होंगे वो तो कप मेथड होगा और दूसरा कौन सा होगा जी, रीसेल प्राइस मेथड जी। बाकी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इसमें से बनना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हर बार इसमें से ही बन रहा है। इस बार मजा तब आए जब रूल 10 CA का बन जाए। ठीक है, बाकी कुछ कह सकते हैं दोबारा कप मेथड का बन सकता है जी। ठीक है, तो कप मेथड के क्वेश्चन भी करेंगे, बट आपको नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि मेनली बनता है कप या रीसेल प्राइस मेथड जी। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखो जी, अब यहाँ पे ना इस पॉइंट को भी इग्नोर करते हैं, या इस पॉइंट को चलो भी कर लेते हैं जी। एक सेक्शन 92 CE का सब सेक्शन 2A है। पहली बात तो ये बताओ जी, 92 CE है किसका जी, 92 CE है किसका, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी। याद करो सर, मैंने क्लास में कहा था कि जो भी आपका डिफरेंस होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू और एएलपी का ना, वो आप इंडियन की इनकम में एड बैक कर दोगे। अब सर एक बात बताओ, हमने क्लास में ना एक सेक्शन नंबर 92 CE किया था जिसकी हेडिंग थी सेकेंडरी एडजस्टमेंट। याद आ रहा कुछ आपको? तनुषी, शिवानी, दीपाली, सारे बच्चे यस या नो तो बोल दो, यस या नो, यस याद आ रहा है ना। याद करो, मैंने क्लास में एक सेक्शन किया था 92 CE, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई साहब अगर आपने जो डिफरेंस एड बैक किया, आपने एड बैक तो कर दिया, उससे क्या हुआ, उससे हमें टैक्स मिल गया, बट हमारे पास पैसा तो इंडिया में नहीं आया ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने सामान एक्सपोर्ट किया 2000 रुपये का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5000 रुपये की थी, तो हमें नुकसान हो गया 3000 रुपये का। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 3000 रुपये हमारी इनकम में जोड़ के हमसे टैक्स तो ले लिया, बट 3000 रुपये बाहर से इंडिया में वापस कैसे आए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब वो तो जो हमने 3000 रुपये तुम्हारी इनकम में ऐड किए थे ना, वो तो प्राइमरी एडजस्टमेंट थी, हमें 3000 रुपये इंडिया में वापस भी चाहिए और 90 दिन के अंदर अंदर चाहिए जी। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि 90 डेज के अंदर पैसा वापस करना है जी। और अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर 90 डेज में पैसा वापस नहीं किया तो याद करो इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा जी। ज्यादा है कुछ आपको, अगर 90 डेज में आपने पैसा वापस नहीं किया, इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा। वो डिपेंड करता है जो ट्रांजेक्शन आपने की है वो रुपीज में की है, फॉरेन करेंसी में की है जी। क्योंकि अगर वो फॉरेन कन्वर्जन में की है उसका इंटरेस्ट रेट अलग है, और अगर वो रुपीस मतलब उसमें की है तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग है। तो जो आपके इंटरेस्ट रेट होंगे उसके बेस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो इस बार की लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, जो मैंने कहा था एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अब गवर्नमेंट कहती है भाई साहब सुनो हमारी बात। पहले लो में ना ये लिखा हुआ था कि 90 दिन के अंदर पैसा वापस लेके आ जाओ। अब 90 दिन में अगर पैसा वापस नहीं लेके आओगे ना तो लो साइलेंट था। पहले लो में लिखा था कि 90 डेज में पैसा वापस लेके आ जाओ। अब अगर 90 डेज में पैसा वापस नहीं लेके आओगे तो लो साइलेंट था। अब गवर्नमेंट ने कहा हम लिखने जा रहे हैं जी। अब देखो ये वही पॉइंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है जी। इसमें ये बात लिखी हुई है, अगर 90 डेज में वो वाला पैसा तुम इंडिया में नहीं लेके आते तो उस पैसे पर
जो इंटरेस्ट देना है वो तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा 18% एडिशनल इनकम टैक्स भी तुम्हें देना पड़ेगा जी। मतलब तुमने इंडियन की इनकम ऐड बैक कर दिया, उस पे टैक्स तो ले लिया, 90 दिन का टाइम दिया, और 90 दिन के बाद इंटरेस्ट भी लग रहा है, इंटरेस्ट तो लगेगा, और 18% का तुम्हें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस में 4% सेस भी लगेगा। देखो यहां पे क्या लिखा है, इन केस वेयर द एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ हैज नॉट repatriated into India, then assessee will have to pay additional income tax 18% on such excess money or part thereof in addition to existing requirement of calculation of interest till the date of payment of additional। मतलब भैया वो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ में तुम्हें 18% एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा, और प्लस में 12% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, 4% सेस लगेगा। तो अगर मैं इफेक्टिव रेट बोलूं तो 18% में 12% जोड़ दो, प्लस में 4% जोड़ दो, तो इफेक्टिव रेट जो बनेगा दैट इज 20.9664%, ये बनेगा इफेक्टिव रेट जी। अब कई बच्चे तो ऐसे मुंह करके बैठे हैं, कह रहे भाई पल्ले ही नहीं पड़ रहा यार, ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या थी। सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट सिंपल सी लिखी हुई थी यार। सेकेंडरी मींस क्या, एक बात मुझे बताओ यार, सिंपल सा मुद्दा है, आपने एक्सपोर्ट किया मान लो 6 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ रुपए का आपने सामान बेचा, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, बताओ कितने का नुकसान हो गया यार, बता दो यार। आपने 6 करोड़ रुपए का सामान बेचा है, 10 करोड़ रुपए की उसकी एफएम है, कितने का नुकसान हो गया, 4 करोड़ रुपए ना। तो अभी तक क्या करते थे आप, 4 करोड़ रुपए इंडियन की इनकम में एड बैक करते थे। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या कहती है कि आपको ये 4 करोड़ रुपए इंडिया से वापस भी लेके आने हैं, सॉरी इंडिया में वापस लेके आने बाहर से, क्योंकि सर उसको फायदा मिल गया ना। नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हमने तुमसे टैक्स ले लिया बट पैसा तो बाहर ही चला गया, पैसा तो आया ही नहीं, तो अब हम तुम्हें ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं कि तुम पैसा लेकर आओ। टाइम कितने दिन का, 90। अगर नहीं लेके आओगे तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और प्लस में अब तुम्हें एडिशनल इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा एट द रेट 18%, प्लस में 12% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस। ये गवर्नमेंट अब ये बात कहना चाह रही है जी। दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, एग्जाम के लिए कंफर्म ये बन सकता है जी। ठीक है, ये हमारा है 92 CE का B। उसके बाद जी अब यहाँ पे आओ जी, अगले कुछ हमारे छोटे छोटे प्रोविजन हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो मैंने आपको नोट्स दिए थे इधर जी, ये वाले जी, इस पे आ जाओ जी। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक सेक्शन जो है 92 C3 है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस बाय AO। अब देखना जी सर, 92 C1 6 मेथड है, 6 में से एक मेथड यूज करोगे, ALP निकाल दोगे। 92 C2 उसमें था कि अगर ALP निकालोगे मोर देन 1 ALP होगी तो अर्थमेटिकल मीन लोगे, अगर वो 6 से कम है, और अगर वो 6 उससे ऊपर होंगी उस केस में फिर आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, रूल नंबर 10C एप्लीकेबल करोगे, असेंडिंग ऑर्डर वाला, वो सारे काम कर दोगे। अब 92 C3 कहता है कि भाई साहब वैसे तो ना ALP असेसी खुद निकालता है, भाई डिपार्टमेंट ALP कभी नहीं निकालता, भाई डिपार्टमेंट टाइम थोड़ा है। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट असेसी को ऑनेस्ट मानता है। अब वो कह रहे हैं कि तुम अपनी ALP निकाल लो, अपनी ALP खुद निकाल लो, बट गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जी अगर इन चारों में से एक भी डिफॉल्ट किया होगा ना, फिर असेसी अपनी ALP खुद कैलकुलेट नहीं करेगा, फिर डिपार्टमेंट उसकी ALP निकालेगा। अब वो डिफॉल्ट कौन कौन से रही, पहला डिफॉल्ट तो कि उसने ALP निकालने के लिए वो 6 मेथड फॉलो नहीं किए जो 6 मेथड थे। दूसरा डिफॉल्ट, उसने ALP जो निकाल लिया वो सही नहीं है। तीसरा डिफॉल्ट, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। और चौथा डिफॉल्ट, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत मेंटेन किए। मैं दोबारा कह रहा हूं जी, पहला डिफॉल्ट मैंने क्या कह रही, उसने ALP मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से नहीं निकाली। दूसरा जो उसने ALP निकाली है वो सही नहीं है, गलत है। तीसरा उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, और चौथा उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जमा भी नहीं कराए विद इन टाइम। तो इन चार में से कोई भी डिफॉल्ट किया होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर डिपार्टमेंट आपकी ALP निकाल देगा जी। याद रहा 92 C3 क्लास में, तो इन चारों में ध्यान रखना। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है जी, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां डिपार्टमेंट भी ALP निकाल देगा। इन 4 केस में डिपार्टमेंट आपकी ALP निकाल देगा जी। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये 4 केस आपके निकल के आ रहे हैं। इन चारों में से कोई भी अगर आपका एक केस होगा, आपने कोई भी एक डिफॉल्ट किया होगा, तो डिपार्टमेंट आपकी ALP निकाल देगा। उसके बाद जी अब जो ALP डिपार्टमेंट निकालेगा जी, उस ALP को यूज करके वो क्या करेंगे जी, इनकम निकाल देंगे। बट एक बात ध्यान देना जी, अब अगर मान लो डिपार्टमेंट ने ALP निकाली
उससे जो तुम्हारी इनकम इंक्रीज की जा रही है ना, बस ये बात ध्यान देना, इंक्रीज इनकम पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको मैं दिखाऊंगा आपके पास्ट ईयर पेपर में इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो डिपार्टमेंट ने कहा भाई साहब आपकी एएलपी से 300 रुपए की इनकम बढ़ेगी। अब डिपार्टमेंट ने बोला 300 रुपए की इनकम बढ़ेगी। अब जब इनकम बढ़ी तो मैंने कहा मेरे को बेनिफिट भी दो। बेनिफिट मतलब मान लो ये इनकम ऐसी बढ़ी जिसमें से मुझे डिडक्शन मिलती है। तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो 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 इधर इधर, ये जो हमने एएलपी तेरी बढ़ाई है ना, ये इसलिए बढ़ाई है क्योंकि तूने डिफॉल्ट किया था, तूने एएलपी खुद सही नहीं निकाली थी। अगर तू खुद सही निकाल देता तो फिर तो नॉर्मल बन जाती। बट अगर हमने तेरी एएलपी निकाली है, उससे तेरी इनकम बढ़ रही है, तो उस बढ़ी हुई इनकम पर कोई तुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना जी। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है जी, यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपकी एएलपी है ना, तो उसमें चैप्टर 6 से ना 10AA कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना जी। वो आपकी इनकम एज इट इज ऐड हो जाएगी, कोई बेनिफिट आपको अलग से नहीं मिलेगा। ये 92C4 है जी। ये बात क्लियर होगी जी। तो देखो 92C के 4 क्लोज हो गए, 1 2 3 4। 1 के अंदर 6 मेथड है, 6 में से एक मेथड फॉलो करोगे, एएलपी निकाल दोगे। 2 के अंदर अगर आपकी एएलपी मोर देन 1 है तो कुछ केस में लोगे अर्थमेटिकल मीन लोगे जी, और कुछ केस में आप लोगे वही रूल नंबर 10C। फिर C3 92C3 के अंदर बोला कि अगर कुछ डिफॉल्ट करोगे, 4 में से कोई भी डिफॉल्ट करोगे तो एएलपी आप कैलकुलेट नहीं करोगे, डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा। और फिर अगले क्लोज के अंदर बोला कि जो एएलपी से इनकम बढ़ी, उस बढ़ी हुई इनकम पर कोई तुम्हें एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। ये बात क्लियर होगी जी। ये हमारा हो गया 92C4। अगला फिर आ रहा है जी 92CA, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, हम केस रेफर कब करेंगे, टीपीओ को जी। अब याद करो सर, मैंने क्लास में आपको बताया था कि काफी सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें असेसिंग ऑफिसर आपकी एएलपी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मान लो 5-6 केस हैं, एओ कह रहा है भैया मेरे बस का नहीं है एएलपी निकालना, बड़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे बस का नहीं है। तो अगर एओ एएलपी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा तो वो केस रेफर करेंगे टीपीओ को, क्योंकि टीपीओ ही इनकम टैक्स का सबसे एक्सपर्ट पर्सन है। अब सोच के बोला जी, देखो पहले क्या लिखा है, एओ को लगा जी मेरे बस का नहीं है, उस केस में एओ रेफर कर देगा टीपीओ को, बट वो परमिशन लेगा किसकी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब जब वो केस रेफर करेगा टीपीओ को, तो टीपीओ क्या करेगा, उससे रिलेटेड सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इकट्ठी करेगा जी, क्योंकि उसका वो एएलपी निकालनी है। फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाई जाएंगी जी, बुक्स अकाउंट जमा करवाई जाएंगी, और बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाने के बाद वो सब कुछ क्या कर लेगा जी, अपनी एएलपी निकाल देगा। भाई बुक्स अकाउंट्स देखेगा, चेक करेगा और अपनी एएलपी निकाल देगा। फिर जो वो एएलपी निकालेगा असेसिंग ऑफिसर को वो रेफर कर देगा, और एओ को वही एएलपी यूज करके इनकम निकालनी पड़ेगी जी। मतलब एओ ये नहीं कह सकता कि मैं टीपीओ की एएलपी नहीं मानूंगा जी, ध्यान सुना मेरी बात को। मतलब जो टीपीओ ने एएलपी निकाल दी है, उसी एएलपी को बेस बनाकर आपकी एओ इनकम निकालेगा। एओ ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं उसकी एएलपी नहीं मानूंगा। अच्छा, फिर एओ ने क्या किया, उससे इनकम निकाल दी, एओ के ऊपर ऑर्डर बाइंडिंग हो गया। अब बाद में पता लगा कि जो टीपीओ ने एएलपी निकाली ना, वो गलत है। टीपीओ ने जो एएलपी निकाली वो गलत है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि टीपीओ अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई भी कर सकता है विद इन 4 ईयर, मतलब 4 साल के अंदर अंदर वो रेक्टिफाई कर सकता है जी, ठीक है। और जो वो रेक्टिफाइड एएलपी निकालेगा, फिर उस एएलपी को यूज करके आपको इनकम निकालनी पड़ेगी जी। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही है जी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो, order of TPO is binding on AO that TPO shall pass the order before the day prior to the last date of completion of assessment allowed under section 153। अच्छा, ये तो वो कहना चाह रहे हैं कि टीपीओ अपना ऑर्डर पास करेगा, वो असेसमेंट कंप्लीशन की डेट से पहले पास करेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो कहना चाह रहे हैं कि स्टे लग सकता है इफ असेसमेंट प्रोसीडिंग आर स्टे by any court or reference has been made 90 or 90 at the time available to TPO for making an order after excluding the time of which assessment proceeding were stay less than 60 days। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, और ये 60 दिन आपके और भी बढ़ सकते हैं जी, ठीक है। और इन केस एनी रेफरेंस टू टीपीओ देन टाइम लिमिट अलाउड 150 और 153 शैल बी, यहां पे आएगा इंक्रीज, shall be increased by 1 year।
मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर केस टीपीओ के पास चला गया तो आपकी टाइम लिमिट जो असेसमेंट की है वो आपकी 1 साल इंक्रीज हो सकती है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें बस निकल के आ रही है सर। पहली बात तो केस आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पता क्या बनेगा कि टीपीओ को केस कब रेफर किया जाता है जी, टीपीओ को केस कब रेफर किया जाता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा जी। अब प्रॉब्लम पता क्या, देखो सर जहां प्रैक्टिकल चीजें हैं वहां तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। अब टीपी का ना पूरा चैप्टर आपको मैं दिखाता हूं, आपको ना विश्वास नहीं होगा, ये आपके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के टीपी के क्वेश्चन है। आप हैरान हो जाओगे सर देख के, 80% थ्योरी बेस बना हुआ है जी। अब सर उसमें बताओ मैं क्या करूंगा, हमें तो मैं प्रोविजन समझा सकता हूं बट रिकॉल तो करना पड़ेगा ना। अब देखो पहला क्वेश्चन देख लो, डिस्कस द मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज अंडर 92 A1, जबकि 92 A1 किसी काम का है नहीं है, मेन 92 A2 है जहां पे वो हमने पढ़ा 26% और मोर, वो सारी बातें पढ़ी, वो 92 A2 है, उसने A1 भी पूछ लिया। और बताओ ये क्वेश्चन बना हुआ है 3 नंबर का जी आपके प्रोफेशनल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लो जी, मीनिंग ऑफ डीम्ड एसोसिएटेड, उसके बाद 92 A2, ये क्वेश्चन बना 5 नंबर का। वही सारी बातें जो हमने कल पढ़ी थी ना, 12-13 पॉइंट पढ़े थे, वो सारे पॉइंट देखो उन्होंने लिखे हुए जी। अब बताओ सारी थ्योरी लिखनी है जी, सारी थ्योरी लिखनी है। उसके बाद फिर एक एक क्वेश्चन बना, एक एक क्वेश्चन बना हुआ जी। क्वेश्चन देखना एक बार क्या है जी, इससे गिरे हुए क्वेश्चन और क्या होंगे सर, इससे गिरे हुए क्वेश्चन और क्या होंगे, देखना क्वेश्चन एक बार जी। एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग केस वेदर द एंट्री शैल बी डीम टू बी एसोसिएटेड, कब मानेंगे एसोसिएटेड है। देखो जी, रन इंडिया लिमिटेड हैज 12 डायरेक्टर, उसमें से 6 अपॉइंट किए हैं रेस ने। अब सोच के वाला 12 में से 6 अपॉइंट किए हैं, तो क्या हाफ अपॉइंट किए या मोर देन हाफ, हाफ, और हमें क्या चाहिए मोर देन हाफ, तो ये एसोसिएटेड नहीं बनेगा जी। उसके बाद जी, केन यूके लिमिटेड पोजेस 25% ऑफ वोटिंग पावर इन बेन, अब 26 और मोर होगी तो एसोसिएटेड बनेगा, 25 है तो एसोसिएटेड नहीं बनेगा। बताओ इससे गिरे हुए क्वेश्चन और क्या होंगे जी। जॉय इंडिया टोटल बोरोइंग 1000 करोड़ है, जिसमें से गारंटी दिया 400 करोड़ की। अब अगर 400 करोड़ की गारंटी है, एक सेकंड, इंडिया टोटल बोरोइंग 1000 आउट ऑफ विच गारंटी हैज बीन गिवन बाय इंडिया फॉर ए बोरोइंग ऑफ रुपीज 400 करोड़। अब सोच के बोलना 10% से ऊपर, 10% से ऊपर गारंटी है, अगर 1000 का 10 निकालूंगा तो 100, गारंटी कितनी है 400, तो 10 से ऊपर है ना, इट मींस ये एसोसिएटेड बन जाएंगे। अब एक बार देख लो 3 नंबर में क्वेश्चन कैसा बना जी, ये एसोसिएटेड नहीं है, देखो जी ये नहीं है और ये बन जाएंगे क्योंकि आपकी 10% या उससे ऊपर है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे जी। ठीक है जी, इसमें अब बताओ 3 नंबर का क्वेश्चन बना था जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लोगे, उससे भी गिरा हुआ है जी, उससे भी गिरा हुआ है। क्वेश्चन देखना 2 नंबर के अंदर क्या बना है जी, वो कह रहे हैं यूके होल्ड 9% शेयर इन पिट इंडिया लिमिटेड, टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट है इतनी और लोन दिया इतना जी। अब क्या ये लोन इसकी एसेट की बुक वैल्यू के 50% से ज्यादा है या नहीं है। सोच के बोला एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, इतनी है ना, लोन कितना 30 लाख रुपए का है, तो क्या 50% जो ऊपर है या नहीं है, यस है, तो क्या वो एसोसिएटेड बनेंगे नहीं बनेंगे, यस बनेंगे। आप देख लो यहाँ पे डीम टू बी एसोसिएटेड जी। अगला क्वेश्चन देख लो 2 नंबर का, 90% से ज्यादा मटेरियल, आप चेक कर लो सर 92A एसोसिएटेड वाले में से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। मैंने कल भी कहा था कि वो इंपॉर्टेंट है जी। देखो आपका 300 करोड़ का मटेरियल आ रहा है जी, आपका 300 करोड़ का मटेरियल आप भेजा है और टोटल कंज्यूमेबल 400 के हैं, तो क्या 90% से ज्यादा है। याद करो मटेरियल अगर 90% से ज्यादा एक ही सप्लायर से आ रहा है तो वो बनेगा एसोसिएटेड जी। तो इसका 90 अगर मैं निकालूंगा 360 बनेगा, ये 300 है तो 90 से कम है तो एसोसिएटेड नहीं बनेगा। ये देख लो जी कहाँ पे नोट एसोसिएटेड, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है जी। अगला देख लो जी, अगला जो एक मेरे ख्याल से किसने कहा था, शायद शिवानी ने कहा था या दीपाली ने कहा था कि सर एक क्वेश्चन करवा देना वो वाला अपना कप मेथड वाला जी। अब देख लो कप मेथड वाला, यही क्वेश्चन मेरे बुक में दिया हुआ है, यही आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना सर क्या है। अब चलो एक बार इस पर आ ही गए हैं तो क्वेश्चन ही कर लें साथ साथ जी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो इंदिरा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी सप्लाई बिलेट्स टू चार्ले लिमिटेड यूके बेस्ड कंपनी विच होल्ड 40% शेयर्स ऑफ इंदिरा। ठीक है जी,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंदिरा लिमिटेड हैज आल्सो सप्लाइड द सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी वेल्स लिमिटेड एंड रिलेटेड पार्टी द ट्रांजेक्शन विद चार्लेस लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 400 पर MT मेट्रिक टन और वेयर एज द ट्रांजेक्शन विद वेल्स दैट इज 700। मतलब अनरिलेटेड पार्टी को दिया सामान 700 रुपये का, रिलेटेड पार्टी को दिया 400 रुपये का। अच्छा, फिर इंश्योरेंस एंड फ्रेट अमाउंट टू यूरो 200 पर मेट्रिक टन। मतलब जो है 700 रुपये उसमें 200 रुपये ना ये भी इंक्लूड है। सर उसने बोला ना 700 रुपये जो प्राइस है वो CIF है और 400 वाला FOB है, तो मतलब 700 रुपये के अंदर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी ऐड है। अब सोच के बोला अगर 700 में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी ऐड है तो मैंने कहा था विद ट्रांसपोर्टेशन विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर विद वाले को विदाउट पे लेके आना होगा। दोबारा बोलो, अगर विद वाले को विदाउट पे लेके आना तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 200 हटा दो, कितना हो गया 500। अब खुद बोलना जी ये 400 है ये 500 है तो 100 रुपये एड बैक करेंगे। बताओ यार क्या है ये, 5 नंबर के अंदर बना हुआ है क्वेश्चन। नहीं विश्वास तो एक बार अपने पास्ट के क्वेश्चन उठा के देख लेना चाहिए। सर पेपर के अंदर ना आपको यही मुश्किल लगते हैं, सही बता रहा हूं सर, पेपर के अंदर आपको यही मुश्किल लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। बस मैं इतनी सी बात बोलूंगा सर, अगर आपने प्रैक्टिस अगर सही ढंग से की है, अगर आपने सही ढंग से की है तो मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया जी। चलो जी, तो इस तरह के क्वेश्चन है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो आपका मैट वाला हो गया। ये आपका उसने बोल दिया कि बताओ जी रीसेल प्राइस मेथड डिफाइन करो। रीसेल प्राइस मेथड जी, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो उन्होंने वही रीसेल प्राइस मेथड को डिफाइन किया हुआ, उसकी पूरी थ्योरी डिफाइन की हुई है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी तो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का, अभी उसको हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन फिर दिया हुआ है जो मुझे दिखाना है, रोल बैक प्रोविजन। आपको मैंने कल भी कहा था जी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन मींस जो हम एपी एंटर करते हैं अगले 5 साल के लिए करते हैं, और एपीए हम उसके पिछले 4 साल के लिए भी एंटर कर सकते हैं, और जो हम एपीए पिछले 4 साल के लिए करते हैं उसको बोलते हैं रोल बैक। रोल बैक मीन्स पीछे जाना, रोल बैक मीन्स क्या हो गया, पीछे जाना जी। ठीक है जी, तो ये निकल के आ रहा है। अब मुझे आपको ना क्वेश्चन दिखाना था। अब देखो जी, अगर ALP 2 ALP हैं तो क्या लेंगे, अर्थमेटिकल मीन लेंगे, 3% का वेरिएशन निकाल लेंगे, वही सारी बातें आपकी हैं जी। इसको हम करेंगे स्टूडेंट दरबार के अंदर, वो टेंशन मत लो बिल्कुल जी, इसको मैं करवा दूंगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में कितनी तरह के बनते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो कप मेथड का बना हुआ जी, ये क्वेश्चन भी कप मेथड का बना हुआ जी, और इससे अगला क्वेश्चन जो है ये बना हुआ है रिसेल प्राइस मेथड का, ये रिसेल प्राइस का है जी। ठीक है, वो कप मेथड का है, ये एक लता क्वेश्चन बना हुआ है रिसेल प्राइस मेथड का, इसको भी अभी दिखा दूंगा। एक बार ऐसा करो कप मेथड वाला देख लो जी, साथ साथ ना खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन भी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ हमने जो रिवीजन की है उससे हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमारे पल्ले पड़ रहा है। एक बार देखना जी, ABS लिमिटेड इज ए फॉरेन सब्सिडरी कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड, और XYZ सेल रेफ्रिजरेटर टू ABC एट ए प्राइस 10,000 ईच फॉर सेल टू इट्स डीलर इन सिंगापुर। ठीक है, इन अदर स्टेट XYZ लिमिटेड इज डायरेक्टली सेलिंग टू देयर डीलर 12,000 विद वारंटी ऑफ 1 ईयर, 500 रुपये ईच फ्रिज। ABC लिमिटेड डज नॉट ऑफर सच वारंटी, मतलब वहां वारंटी नहीं है, वारंटी है तो विद वारंटी वाले को विदाउट वारंटी पे लेके आना तो माइनस करना पड़ेगा। फिर क्वांटिटी सोल्ड टू ABC 8,000 एंड टू डीलर ऑफ XYZ 3,000 जी। उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं डिस्कस द मेथड टू बी अप्लाई, अराइव एट आर्म लेंथ प्राइस एंड कंप्यूट ALP, हाउ इज वाज असेसमेंट। अब पहली बात तो इसमें मेथड कौन सा लगेगा जी, कप मेथड लगा दो। कप मेथड में देखो जी 12,000, 500 हटा दोगे जी, 500 रुपये हटा दोगे, ये 11,500 हो गया। अब देखो जी 11,500 ALP आ गई, वहां 10,000 रुपये का बेचा। अब 11,500 वाला अगर 10,000 रुपये का बेचा है तो 1,500 रुपये का नुकसान हो गया ना, तो 1,500 रुपये आप एड बैक कर दोगे बस। यहाँ पे 1,500 8,000 यूनिट है तो 12 लाख रुपए की इनकम होगी, और ध्यान 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, सॉरी, और इसमें कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। देखो वही नीचे लिखा हुआ है जी। अभी मैंने कहा था ना कि अगर डिपार्टमेंट ने ALP जो निकाली है उससे जितनी इनकम इंक्रीज होगी उसमें से कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना जी। तो वही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहते हो आप। TP सर एक बार ना माइंड के अंदर बैठ गया ना सर, चैप्टर आसान है, सही बता रहा हूँ सर। आपको लग रहा है मुश्किल है, मुश्किल नहीं है ये,
सिर्फ एक बार प्रोविजन रिकॉल करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, उसके बाद देख लो जी अगला रीसेल प्राइस मेथड, ये भी देख लो। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वाला, उसको डिस्कस करेंगे जी हम। ठीक है, एक बार देखना यहाँ पे क्या जी, जोनिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा होल्ड 35% शेयर ऑफ गामा लिमिटेड। गामा इंडिया लिमिटेड इंपोर्ट 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम जोनिक आईएनसी कनाडा एट ए प्राइस ऑफ 1500। मतलब पहले तो नहीं, ये समझ लो ये क्वेश्चन जो है इंपोर्ट का है, मतलब सामान लिया बाहर से और फिर बेच दिया जी। याद करो मैंने आपको कहा भी था, इधर देखना ध्यान से, मैंने कहा भी था रिसेल प्राइस मेथड एप्लीकेबल कब होगा जी। देखो जी एक बार यहां पढ़ना, आपको मैंने समझाया भी था यहां पे रिसेल प्राइस मेथड एप्लीकेबल कब होगा। देखो ये रहा, कब होगा जी, नॉर्मली आरपीएम इज एप्लीकेबल व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम एसोसिएटेड और सेल किया अनरिलेटेड कुछ, और वही सेम बात यहां पे है। आपने गुड्स परचेज किया एसोसिएटेड से 1500 रुपए का और सेल अब करेंगे एंड दीज आर सोल्ड टू सुनील रेजेंसी एट ए 1700 रुपए, और फिर वो कह रहे हैं गामा इंडिया हैज ब्रॉट सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम रौनक इंडिया एंड सोल्ड टू विजय लिमिटेड एट ए ग्रोस प्रॉफिट 14%। इट मीन्स अब ग्रोस मार्जिन जो होगा वो तो ले लेंगे 14% जी। अब एक बार सोच के बोलना नहीं, फिर वो आगे कहना चाह रहे हैं जी जोनिक कनाडा ऑफर ए क्वांटिटी डिस्काउंट 15 रुपए, और फिर उसके बाद जी वहां पे डिस्काउंट नहीं है, और फिर उसने बोला फ्रेट है 10 रुपए की, कस्टम ड्यूटी 30 रुपए की है, तो भाई साहब बता दो एएलपी कितनी आएगी जी। एक बात मुझे सोच के बताओ जी। सबसे पहली बात तो बेस प्राइस क्या बनेगा जी, रिलेटेड पार्टी वाला या अनरिलेटेड वाला जी, मेरे को ये बताओ पहले तो। बेस प्राइस क्या बनेगा, रिलेटेड पार्टी वाला या अनरिलेटेड वाला। अनरिलेटेड वाला कितना है जी, 1500 1700, आवाज नहीं आ रही यार, 1500 1700, 1700 है सर, 1500 तो रिलेटेड पार्टी वाला है तो 1700 बन गया जी। अब 1700 में से आप माइनस कर दोगे ग्रोस मार्जिन 14% जी, तो 1700 में से ये आ गया 1462 जी। अब इसमें से आप ये फंक्शनल डिफरेंस हटा दो, कौन कौन से है, 15 रुपये डिस्काउंट है, 30 रुपये कस्टम ड्यूटी, 10 रुपये फ्रेट है, 30 40 और 50 55, तो एएलपी सर आएगी 1407 की आएगी। अब देखो 1407 वाला सामान 1500 रुपये का लिया आपने, बताओ आपने महंगा ले सस्ता लिया जी, बचा कर सस्ता लिया नालायक। सर 1400 रुपये वाला सामान 1500 रुपये का लिया आपने, मतलब आपने खर्चा 1500 रुपये दिखाया होगा, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1400 रुपये की है। तो अगर वैल्यू 1400 रुपये की है तो आपने अगर 1500 रुपये का इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा जी, 93 जो होंगे वो एड बैक हो जाएंगे। देखो जी ठीक है, तो ये है जी रीसेल प्राइस मेथड क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के अंदर बना हुआ है जी। तो सर मेरे घर के तो क्वेश्चन है नहीं, और इवन ना ही सीए वाले हैं, ये आपके आईसीएसआई के ही प्रोफेशनल के एग्जाम के ही क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बार फटाफट से आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक पॉइंट हमें करना है, अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने सर, ये तो एक बार खुद भी रीड कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर की होंगी और डोमेस्टिक अगर 20 करोड़ से ऊपर की होंगी तो 8 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर मेंटेन आप नहीं करोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, और इंटरनेशनल ग्रुप वाले केस में 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। और बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाने पड़ते हैं 30 दिन के अंदर, 30 दिन आपको और एक्सटेंशन मिलता है, मैक्सिमम 60 दिन के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाने पड़ते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी, देखो 30 दिन प्लस में 30 दिन जी। ठीक है जी, वही बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और देखो जी इंटरनेशनल वाले केस में 1 करोड़ की लिमिट है, और डोमेस्टिक वाले केस में 20 करोड़ की लिमिट है, और 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जी। ठीक है जी, और सीए की रिपोर्ट जो लेनी है, सीए की रिपोर्ट आपको जमा जो करानी है वो आपको फॉर्म नंबर 3 CB, और ये जमा करवानी है 30 नवंबर तक जी। फाइल रिपोर्ट यहाँ वो आएगा 30 नवंबर आएगा जी, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ये रिटर्न फाइल करने की डेट है, और जो ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी है इससे 1 मंथ प्रायर,
तो वो 31 अक्टूबर हो जाएगा जी। ठीक है जी, मतलब मैंने कहा था ना कि रिटर्न फाइल करने की डेट तो वही होगी, अब जो ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की डेट हो गई है वो उससे 1 महीने पहले हो गई है जी, मतलब 1 महीने पहले। तो जो भी आपकी रिटर्न फाइल करने की डेट होगी उससे 1 महीने पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है। तो रिटर्न जाती है इसमें 30 नवंबर को, ऑडिट रिपोर्ट जो आएगी 31 अक्टूबर की आएगी जी। ठीक है, उसके बाद ये है री पेनल्टी, भाई किस किस केस में कौन कौन सी पेनल्टी लगेगी, एक बार आपको ये रीड करना है जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो रीड कर लोगे? हाँ हाँ बोलो हाँ, कह दो हाँ सर रीड कर लेंगे। ठीक है जी, ये एक बार आप रीड कर लेना जी कि आपको किस किस केस में कितनी पेनल्टी देनी है। कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो ट्रांजेक्शन वैल्यू का 2%, अगर सीए की रिपोर्ट जमा नहीं कराओगे तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी। तो ये आपको एक बार रीड करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पेनल्टी में से क्वेश्चन बन सकता है जी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, फिर मत कहना कि सर हम पढ़ना भूल गए थे। ठीक है जी, ये पॉइंट ध्यान देना जी। ठीक है, आओ जी अब लास्ट पॉइंट पे आओ जी। अब दैट इज सेक्शन नंबर 92 सीसी है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट या इफेक्ट ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अब ये सारे ना मैंने पॉइंट्स में दिए हुए हैं जी। जो बच्चे यूट्यूब फैमिली के हैं ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे सर, CS प्रोफेशनल क्लास नोट्स के नाम से होंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ये मत सोचो कि नोट्स कहाँ पे है सर, ये आपके टेलीग्राम पे है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ना एक बार ना आपको ये सारे पॉइंट समझा रहा हूँ, सारे पॉइंट समझा रहा हूं, आपको रीडिंग एक बार करनी होगी, एक बार रीडिंग करनी होगी, पॉइंट मैं सारा समझा देता हूं जी। इधर सुना ध्यान से, पहले तो ये समझो कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता क्या। पहले तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ही होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मतलब पहले से ही ना प्राइस आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपकी ALP कैसे निकलेगी या ALP निकालने का मेथड क्या होगा। और जो भी इसमें ALP निकालने का मेथड होगा ना वो अदर देन 6 मेथड भी हो सकता है। मतलब वैसे ALP निकालने के 6 मेथड है, इसमें मेथड 6 के अलावा भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ALP मतलब इसमें जो आप एग्रीमेंट करोगे किससे करोगे, CBDT के साथ, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और दूसरी बात, ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है दैट इज ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, नॉट फॉर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। और फिर इसके बाद एक बात और सुनने वाली बात है जी, अब जो भी ALP इसमें बता दी जाएगी या जो ALP निकालने का मेथड बता दिया जाएगा ना तो सब लोग उससे बाउंड हो जाएंगे, मतलब वही फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। और फिर आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, मॉडिफाइड रिटर्न विद इन 3 मंथ, 3 महीने जब से आपने एग्रीमेंट एंटर किया वहां से 3 महीने में आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और फिर जो ये एग्रीमेंट होगा आने वाले लगातार अगले 5 साल के लिए होगा जी, उससे कम के लिए नहीं होगा। मतलब अगर मैंने आज एग्रीमेंट कराऊं अगले आने वाले 5 साल मुझे एग्रीमेंट के अंदर ही रहना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग ALP निकलेगी और यही मुझे मेथड बताएगा। अब पहले क्या था जी, ये मेथड ना सिर्फ अगले आने वाले सालों के लिए था, पिछले वाले सालों के लिए नहीं था। तो लोगों ने कहा भाई साहब कुछ केस हमारे पेंडिंग पड़े हैं उनके लिए हम AP लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कहती थी नहीं। बट फिर फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंसर्ट किया रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन मींस कि जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपने अगले सालों के लिए AP एंटर किया है उसी ट्रांजैक्शन के लिए आप पिछले साल के लिए भी AP एंटर कर सकते हो। बट आप ये नहीं कर सकते कि मैं पिछले साल के लिए AP एंटर करना चाहता हूं अगले के लिए नहीं करना चाहता, ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब अगले के लिए तो करना जरूरी ही है, पिछले के लिए करना या नहीं करना वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। ये बात क्लियर है। उसके बाद आप पिछले रोल बैक मतलब जो रोल बैक प्रोविजन है मतलब पिछले जो आपके 4 साल हैं, पिछले 4 साल के लिए आप AP एंटर तभी कर सकते हो अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल की हुई है। इट मींस अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की हुई तो पिछले 4 सालों के लिए आप AP एंटर नहीं कर सकते जी। तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा जी। रोल बैक प्रोविजन क्या होते हैं, आपके एग्जाम में कई बार 2-3 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना है। तो रोल बैक मींस क्या होता है कि अगले 5 साल को छोड़ के पिछले 4 साल के लिए BP एंटर करना। बट ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर दो कि रिटर्न फाइल होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन सेम होनी चाहिए जो आपकी अगले साल के लिए, और ऐसा ना हो कि सिर्फ पिछले 4 साल के लिए हो, अगले 5 साल का होना भी जरूरी है। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगले 5 साल हो पिछले 4 साल ना हो, बट अगर आप ये कहो पिछले 4 साल अगले 5 साल ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें असेसमेंट की टाइम लिमिट भी बढ़ जाती है, कमिश्नर बाइंडिंग हो जाएगा, डिपार्टमेंट बाउंड हो जाएगा, मतलब सारे लोग बाउंड हो जाएंगे। और एक बात और, APA आपका बेकार हो जाएगा, वॉइड एबनिश हो जाएगा। कब, अगर आपने वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, मतलब अगर आपने फैक्ट ही गलत रिप्रेजेंट की है या अगर लो ही चेंज हो गया जी, अगर लो ही चेंज हो गया उस केस में भी AP आपका वॉइड एबनिश हो जाएगा जी। ठीक है, तो देखो यही बातें लिखी हैं जी। आप अगर 1 बाय 1 पढ़ोगे
आपका सारी बातें वही पढ़नी। देखो ए पे किस पे बाउंड हो जाएगा जी, ये कमिश्नर पे, एसएससी पे। उसके बाद देखो जी रोल बैक प्रोविजन, पिछले 4 साल आगे ना। और यहाँ पे देखो जी वॉइड एब इनिशियो कब कब हो जाएगा जी, अगर लॉ में कोई चेंज आ गया जी, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो गया। उसके बाद फिर हाँ देखो कंडीशन फॉर अप्लाइंग द रोल बैक प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बन चुका है जी। द एग्रीमेंट शैल कंटेन रोल बैक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, नेमली सबसे पहला जी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज सेम एज इंटरनेशनल टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज, और रिटर्न आपकी फाइल होनी चाहिए, सीए की रिपोर्ट आपकी ली होनी चाहिए। उसके बाद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द एप्लीकेंट फॉर द ऑल द रोल बैक ईयर इन विच द सेड इंटरनेशनल हैज बीन अंडरटेकिंग। मतलब जितने साल के लिए वो इंटरनेशनल है, पिछले 4 साल के सबके लिए लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सर सिर्फ पिछले साल के लिए लेना है, उसके पिछले 3 साल के लिए नहीं लेना, या मेरे को लास्ट 2 साल के लिए लेना, ऐसा नहीं है। आपको लगातार 4 साल के लिए लेना पड़ेगा, जिस भी साल में वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुई होगी। और फिर आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर्म नंबर 3CEDA, इसमें आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख के आने हैं रोल बैक वाले केस में, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, जो कई बार बन चुका है जी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये रोल बैक प्रोविजन है जी, आपके सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट है, एक बार अब आपको रीड करनी है जी। ठीक है, अब आपने मेरे से क्या करना है, आपने मेरे से पूछना है डाउट, अगर इसमें कोई डाउट है। बाकी मेन तो अब रीडिंग करने वाला पॉइंट है, मेन था कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड जी, उसके क्वेश्चन एक बार हमने देख लिए। एक बार आप रीडिंग कर लेना, अगर रीडिंग करने के बाद कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना जी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जी गार, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसके हम रिवीजन करेंगे रात को 10 बजे लाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है जी, चलो तो फाइनली मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय जी, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय।